आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो। प्लेटो जो है सोक्रेटिस का शिष्य था। सोक्रेटिस को प्रिय था या नहीं था ये दूसरी बात है, लेकिन जिस समय सोक्रेटिस को पॉइजन दिया गया था, जहर दिया गया था, उस समय प्लेटो वहां नहीं था। और प्लेटो को जब ये खबर मिलती है और जब प्लेटो आता है तब तक सारी बात खत्म हो चुकी होती है। बट प्लेटो कर भी क्या लेता। तो प्लेटो इस बात से इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि प्लेटो ने, क्योंकि सोफिस्टों का जो राज्य था ना वो ग्रीक में जनतंत्र कहलाता था, प्रजातंत्र। तो प्लेटो ने प्रजातंत्र को एकदम शत्रु ही मान लिया और प्रजातंत्र के इसी बिहेवियर से तंग आके, क्योंकि उसने सोक्रेटिस का जो दुख उसके अंदर था, वो दुख वो मुख्य कारण था कि उसने प्रजातंत्र की आलोचना की। एक स्टेटमेंट है बहुत अच्छी कि प्रजातंत्र में केवल सर गिने जाते हैं, उन सरों के अंदर क्या है ये नहीं देखा जाता। क्यों? वहां तो मत पे काम चलता है, जिसके साइड संख्या बल उसका उसका शासन। अब वो संख्या बल कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं है। संख्या देने वालों की ऊपर के इलाका खाली है या उसमें कुछ है ये देखा ही नहीं जाता। तो प्रजातंत्र का प्लेटो बहुत आलोचक था। इसका मुख्य कारण था सोक्रेटिस को जो प्रजातंत्रवादियों ने मारा, और उसी प्रजातंत्र से के खिलाफ उसने अपना कंसेप्ट दिया था। कौन सा? फिलोसोफर किंग वाला, दार्शनिक राजा वाला। ठीक, तो उसी प्लेटो को आज हम पढ़ेंगे। प्लेटो ने 35 डायलॉग लिखे। प्लेटो की सारी फिलोसफी वो सोक्रेटिस को ही अपनी फिलोसफी डेडिकेट करता है। सोक्रेटिस के दर्शन से अपना दर्शन डेवलप करता है। सोक्रेटिस का दर्शन फिर छोटा रह के प्लेटो का दर्शन बड़ा हो जाता है, क्योंकि सोक्रेटिस से सीखा या कहीं से भी सीखा, उसने अपने एक स्कूल भी स्थापित किया था, पता हो तुम्हें। उसमें वो पढ़ाता भी था, क्योंकि अपना इंस्टीट्यूशन बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक, तो रिपब्लिक उसकी मोस्ट फेमस बुक है। उसके अलावा रिपब्लिक है, सोफिस्ट है, फिडो है, स्टेट्समैन है, पार्मेनाइडीज है, एनेक्सिमेंडर है, गार्जियस है। बहुत सी किताबें उसने लिखी, जिसमें गार्जियस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डायलॉग हैं ये सारे के सारे। और ये डायलॉग की भाषा क्या है कि कुछ नहीं होता कि एक सामान्य सा इंसिडेंट दिखाया जाता है कि आज सोक्रेटिस वहां पहुंचा हुआ है, और वहां पहुंचा हुआ है तो वहां पे उसे ये पर्सन मिल जाते हैं। जिस डायलॉग को लगाया जा रहा है उसी जगह के व्यक्ति को वहां का कैंडिडेट सेंटर, मतलब कैरेक्टर बना के सोक्रेटिस को इनविटेशन करवा के, और फिर वो डायलॉग चलता है उनका, जिसमें वो सारी फिलोसफी एक्सप्लोर होती है। तो प्लेटो में ग्रीक दर्शन अपने चरम पर पहुंचा, इसलिए उन्हें पूर्ण ग्रीक, द कंप्लीट ग्रीक की उपाधि दी गई। प्लेटो वॉज द कंप्लीट ग्रीक, क्योंकि प्लेटो के टाइम में ही ग्रीक फिलोसफी अपनी हाइट्स पर पहुंचती है, वरना प्लेटो से पहले सैकड़ों आ गए थे, थेलीस से शुरू करके। माइलेशन मत का द्रव्य, विशेषता एनेक्सिमेंडर का असीम जड़ तत्व, और पाइथागोरस का स्वरूप या संख्या और उनका रहस्यवाद, हेराक्लाइटस का परिमाण और सार्वभौम विज्ञान, परमानेंट, इन चीजों को समझना थोड़ा थोड़ा। ये पिछले जितने भी फिलोसोफर हैं उन सब फिलोसोफर का रिकंसाइलेशन प्लेटो करता है, जिसमें परमानेंट माइलेशन मत का द्रव्य है। द्रव्य किसे बोला है? माइलेशन द्रव्य किसे मानते थे? अच्छा, प्रकृतिवाद एक अवधारणा आती है फिलोसॉफी में, क्या है बता सकते हैं? प्रकृतिवाद फिलोसॉफी में क्या है कि जो मूल द्रव्य है इस जगत की, मेटाफिजिक्स, इस जगत की ऑन्टोलॉजी, ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। सत्ता मीमांसा और तत्व मीमांसा में भी अंतर है। देखो, चार स्कूल, जो बेसिकली चार स्कूल थे, ठीक है, जो उसके अर्ली ग्रीक फिलोसॉफी के थे, जिसमें माइलेशियन जिसे बोल रहे हैं या फिर हम इसे आयोनिक के नाम से भी जानते हैं, उन चार स्कूलों में जो पहला स्कूल था, मुख्य रूप से ग्रीक फिलोसॉफी की दो बेसिक प्रॉब्लम थी मेटाफिजिक्स, वो मूल तत्व को लेकर, द्रव्य को लेकर दो मूल समस्याएं थी। एक तो ये थी कि इस पूरे जगत, इस पूरे ब्रह्मांड का मौलिक द्रव्य क्या है जिससे सब कुछ बना है, ठीक है। और दूसरी समस्या ये थी कि जो द्रव्य मौलिक है वो भिन्न भिन्न डाइवर्सिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो प्रक्रिया कैसे रूप लेती है जिससे इतना सारा डाइवर्सिटीज इस वर्ल्ड में मतलब एक्सप्लोर हो जाती है उस एक द्रव्य से। तो ये दो अलग अलग समस्याएं हैं। तो पहली जो समस्या है वो ऑन्टोलॉजी की समस्या है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट, व्हाट इज द सब्सटेंस, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंटिटी। वहां पे हम कतई नहीं बता रहे कि वो आगे क्या होता है, वो जगत में कैसे परिवर्तित होती है, सृष्टि कैसे होती है, क्रिएशन कैसे होता है,
वो नहीं बता रहे हैं, वहां पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये मूल द्रव्य है। तो वो जब हम ये बता रहे हैं कि वो मूल द्रव्य है तो दैट इज ऑन्टोलॉजी, वो सत्ता मीमांसा है। लेकिन जब हम ये भी बताते हैं कि मूल द्रव्य ये है और मूल द्रव्य इस प्रक्रिया के थ्रू ऐसे ऐसे सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, तो दैट इज मेटाफिजिक्स। वहां पे हम द्रव्य की विभिन्नता भी बताते हैं, संख्याओं में भी ले जाते हैं, कई जगह हो जाते हैं। तो जब हम मूल द्रव्य के साथ साथ मूल द्रव्य का गुण दोष और कार्य भी बताने लग जाते हैं तो दैट इज मेटाफिजिक्स। ठीक, तो जो माइलेशन स्कूल था जिसमें थेलीज होता है, एनेक्सिमेंडर होता है, एनेक्सिमेनीज होते हैं, तीनों गुरु शिष्य होते हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की तरह। तो ये जो तीनों गुरु शिष्य थे, इनमें जो मौलिक समस्या थी वो ये नहीं थी कि मेटाफिजिक्स की, उनकी मौलिक समस्या सत्ता मीमांसा की थी, ऑन्टोलॉजी की थी। तो वो सिर्फ इतना बताते थे कि ये द्रव्य है। थेलीज ने जल बता दिया, दूसरे ने असीम जड़ तत्व बता दिया, तीसरे ने अग्नि बता दिया, ये नहीं बताया कि जगत में कैसे कन्वर्ट होती है। तो दैट वाज ऑन्टोलॉजी। और वो सारे के सारे जो तत्व हैं, जो मौलिक द्रव्य हैं, वो लोग किस में ढूंढते थे? जो प्राकृतिक चीजें हैं उनमें, जल में, असीम जड़ तत्व में, अग्नि में, वायु में, इन्हीं में तो देख रहे थे वो। तो प्रकृति, ये प्रकृतिवाद, प्रकृति के अंदर मौलिक द्रव्य को खोजना प्रकृतिवाद है। जब इंडियन फिलोसॉफी 5 तत्वों की बात करती है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और उन्हीं से चारवाक, जब इन 5 की बात करके कहता है कि इन्हीं से जगत बनता है, तो दैट इज प्रकृतिवाद। वो कहीं और नहीं जा रहा, प्रकृति में ही रह रहा है। तो ग्रीक फिलोसॉफी में ये प्रकृतिवाद काफी डोमिनेटिंग फैक्टर था। तो दैट्स, वहां से वो प्रकृतिवाद आता है, नेचुरलिज्म। अब होता क्या है कि इनमें माइलेशन जो था उसकी मौलिक समस्या यह थी कि द्रव्य क्या है। तो वो जड़, मतलब वो सारा प्रकृति में खोज रहे थे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम आया एनेक्सिमेंडर का, असीम जड़त्व, जो चारवाक वाला कंसेप्ट है। तो चारवाक वाला भी नहीं कहेंगे, चारवाक जो है एम्पिडोक्लिस से कनेक्ट हो जाता है। तो असीम जड़त्व मतलब इनफाइनाइट मैटर है, उससे ये जगत बन रहा है। और पाइथागोरस का स्वरूप और संख्या, पाइथागोरस ने नंबर्स को अल्टीमेट रियलिटी माना, वो और उनका मिस्टिसिज्म। तो वो बड़े, तो वो उसका दर्शन, वो भाई संख्याओं को, मैथमेटिक्स का इतना फॉलोअर होने के बाद भी वो साधना में रत रहते थे, इसलिए उनकी फिलोसॉफी मिस्टिसिज्म से भी कनेक्ट होती है। तो उसका मिस्टिसिज्म, हेराक्लाइटस जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और महात्मा बुद्ध के ही समान उनका दर्शन है, परिमाण और सार्वभौम विज्ञान। वो नंबर्स में डील करते थे, क्वांटिटी में डील करते थे, ठीक है, इसलिए वो क्षणिकवाद को लेके आते थे। ठीक है, अब आपका पार्मेनाइडिस का चित्सत नहीं, ये चित्सत है, सॉरी। पार्मेनाइडिस जो था वो समझो ग्रीक का शंकराचार्य, प्रारंभिक शंकराचार्य। सब कुछ वो है और वो अजड़ है, अभौतिक है। और जैनों का द्वंद्वात्मक तर्क, पैराडॉक्सेस जैनों के, जो कल भी मैंने डिस्कस किए थे। एम्पेडोक्लिस का प्रेम, एम्पेडोक्लिस तो सीधी सीधी बात कहते हैं, जो चारवाक की तरह 4 तत्व हैं और ये 4 तत्व प्रेम नामक एक शक्ति के कारण आपस में जुड़ते हैं, जिससे सृष्टि होती है। ठीक, एनाक्सागोरस का परम विज्ञान, वो भी वहीं पे लेके चला जाता है आइडियाज की तरफ। परमाणुवादियों का भौतिक विज्ञान, एटम्स हैं, वही मूल तत्व है। प्रोटागोरस का मानव मानदंड एवं सोक्रेटिस का विज्ञानवाद, विज्ञान का स्वरूप, सिद्ध तत्व और द्वंद्वात्मक तर्क एवं निर्विकल्पक स्वानुभूति, इन सब का चरम विकास प्लेटो के दर्शन में हुआ। क्योंकि प्लेटो ने सबके ऊपर डायलॉग लिखे, सबकी फिलोसॉफी को डाला और सोक्रेटिस से सबके फिलोसॉफी को रिजोल्व करवाया, रिकंसाइलेशन करवाया। इसलिए प्लेटो सबको उठाता है और सबको एक जगह पे रख के रखता है। तो ये प्लेटो था। अब बात करते हैं प्लेटो के प्रत्ययवाद की। रिपब्लिक के 6ठे अध्याय में प्लेटो ने ज्ञान के 4 प्रकार तथा सोपान बतलाए हैं। 4 प्रकार की नॉलेज की बात प्लेटो करते हैं। कौन कौन सी? प्रतिभान या काल्पनिक, यानी इमेजिनरी, जैसे विभ्रम और भ्रम आदि त्रुटिपूर्ण, जो पहले प्रकार का ज्ञान है, जो इमेजिनेशन से जन्म लेता है, ठीक है, जिसे वो इमेजिनरी नॉलेज कहते हैं, और ये हमेशा त्रुटिपूर्ण होता है। प्लेटो ने बाकायदा एक डायग्राम डाला है, इन चारों को 4 जगह पे रखा है, एक सीक्वेंस में रखा है और ऑर्डर बनाया है।
उस ऑर्डर में वो कहता है कि ये विकास, ज्ञान के विकास की यात्रा है। ठीक, तो वो कहता है कि दूसरा है व्यवहारिक या इंद्रिय ज्ञान, जो कल बात हम कर रहे थे, जो कि इंपीरिकल नॉलेज है। उसे वो कहता है बिलीफ के रूप में, जैसे रूप, रस, गंध, स्वाद, ध्वनि आदि व्यवहारिक ज्ञान, ज्ञान से अधिक मत। क्योंकि भाई इंडिविजुअल है इंद्रिय तो, और इंडिविजुअली जो ज्ञान मिल रहा है हमें वो इंडिविजुअल ही होगा, तो इसलिए ओपिनियन हो सकता है, वो नॉलेज नहीं हो सकती। ये दोनों ही प्रकार की जो ज्ञान है, नॉलेज नहीं। तीसरा वो बताता है बौद्धिक या परिकल्पनात्मक, जिसे वो थिंकिंग कहता है। यह प्रत्यक्ष जगत और बौद्धिक जगत में संबंध स्थापित करता है, और परिकल्पनात्मक होने के कारण सापेक्ष, गणित और ज्यामिति का ज्ञान। तीसरे स्तर पर यह क्वेश्चन बहुत बार आता है नेट में, किस ज्ञान को संभव मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, इनमें से किस ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो ज्ञान है उसे वो कहते हैं थिंकिंग, यानी रीजनिंग, जो बुद्धि से जन्म लेता है, तर्क से जन्म लेता है। यह प्रत्यक्ष जगत और बौद्धिक जगत के बीच संबंध स्थापित करता है, जैसे मैथमेटिक्स का ज्ञान। लेकिन क्योंकि यह इमेजिनरी है, इसलिए यह भी रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, सापेक्ष है। सापेक्ष निरपेक्ष तो समझते होगे, गुड। ठीक है, यह भी रिलेटिव है, जैसे गणित का और ज्यामिति का, जितना भी मैथमेटिक्स है वो सारा लॉजिक है, वो सारा का सारा ज्ञान। प्लेटो पोइट्री को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ठीक, तो उसको वो इमेजिनरी बताते थे पूरी तरह से। गणित के ज्ञान को वो श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ किसे मानते थे, परमा अथवा विवेकात्मक बोध ज्ञान, यानी परफेक्ट इंटेलिजेंस, विशुद्ध प्रत्ययों का ज्ञान, निरपेक्ष, यह पूर्वानुमान पर नहीं अपितु बोध पर आधारित होता है। दैट इज फिलोसॉफिकल नॉलेज, जिसे वो टॉप में रख रहा है। यानी कि ऐसा समझो, एक तो पूरा हमारा इमेजिनरी है, इमेजिनेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन में हम भैंस के 6 पैर बना सकते हैं, 36 पूंछ बना सकते हैं, 13 आंखें बना सकते हैं। इट इज जस्ट त्रुटिपूर्ण है ये, बस इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो सेंसेशन से आता है, इंद्रियजन्य व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होती है, ये ज्ञान है, पर ये ज्ञान से ज्यादा मत है। क्योंकि मुझे जो मिला है, तो चाय एक, सपोज 3 लोगों को एक ही बर्तन में 3 कप चाय परोसी गई, तीनों लोगों का टेस्ट अलग अलग हो सकता है। कोई ज्यादा मीठा पीने वाला है, कोई कम मीठा पीने वाला है, तो दैट इज इंडिविजुअल। तीसरा जो नॉलेज है उसे वो थिंकिंग कह रहा है, दैट इज रीजनिंग, और ये दोनों से श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन परफेक्ट ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, परफेक्ट इंटेलिजेंस नहीं है। एंड दैट इज मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, ज्योमेट्री, वट एवर यू मे कॉल इट। और फोर्थ जो नॉलेज है, दैट इज द प्योर नॉलेज, दैट इज विजडम, दैट इज सुपर इंटेलिजेंस, दैट इज परफेक्ट इंटेलिजेंस, और वो फिलोसॉफिकल है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्ययों का ज्ञान है, नॉलेज ऑफ आइडियाज। तो ये 4 नॉलेज हैं। अब क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि इनमें से किस ज्ञान को प्लेटो तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ मानते हैं। तो उसमें कविता रख देते हैं, वो समाज रख देते हैं, राजनीति रख देते हैं, गणित रख देते हैं, तो वहां पे उत्तर गणित होता है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो एक हायरार्की बनाओ, तो जितना भी बुद्धि, अब इसे कैसे समझोगे इस चीज को, कि भाई कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान केवल और केवल बुद्धि में है, जगत में नहीं है। लेकिन बुद्धि में है, अर्जित नहीं किया, ऑलरेडी है, वो सेकंड हाईएस्ट है, एंड दैट इज ओनली मैथमेटिक्स, लॉजिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, व्हाटएवर यू मे कॉल। ठीक है, और जो हम अर्जित करते हैं सुपर इंटेलिजेंस, जो कि हम पूरी तरह से इंट्यूशन से अर्जित करते हैं, बोध लेते हैं इंट्यूशन से, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे, वो प्रत्यय जगत का ज्ञान है, वो भौतिक जगत का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो इंटरनल आ रहा है, वो बेस्ट है। उसके अलावा बाकी दोनों कौन से हुए, तीसरा कौन सा हुआ नीचे वाले लेवल का, जो भौतिक है, जगत की वस्तुएं, तो उसमें सारा आ गया आपका, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सब आ गया, फिजिक्स का आ गया, केमिस्ट्री का आ गया, सब आ गया, वो तीसरे लेवल पे आ गया। निकृष्ट जो ज्ञान है, जो इनमें से किसी भी नहीं है, लेकिन कोरी कल्पना है, प्योर मतलब इमेजिनेशन है, कुछ भी बना दिया है हमने,
वो निकृष्ट लेवल का ज्ञान है। तो ये कैटेगराइजेशन जब हो जाएगा तो इनको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर देखते समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कौन सा क्या है। पहले तो इस पे तो आने वाले थे अभी हम, क्योंकि ओपिनियन और डोक्सा टॉपिक है प्लेटो का। ओपिनियन एंड डोक्सा, मत और ज्ञान। ठीक है। अब सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है जानते हो? अच्छा, जो चार प्रकार के ज्ञान हमने समझे हैं, इनमें से किसे तुम सब्जेक्टिविटी कहोगे? तो जो सब्जेक्टिविटी है वो मत है, और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ज्ञान है। फर्क खत्म। जो सब्जेक्टिविटी है वो ओपिनियन है, क्योंकि मत किसी क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या मत है, तो इंडिविजुअली तो पूछते हैं किसी से, क्या व्हाट इज योर ओपिनियन। तो जो सब्जेक्टिविटी है वो मत है, वो ओपिनियन है, और जो ऑब्जेक्टिविटी है वो नॉलेज है। डिफरेंस इज क्लियर। अब हम आते हैं, प्लेटो प्रत्यक्ष ज्ञान को नहीं मानते। उन्होंने प्रोटेगोरस और सोफिस्टों के ज्ञान प्रत्यक्ष है सिद्धांत की आलोचना की। नॉलेज इज परसेप्शन जो सोफिस्ट कहते थे, जो प्रोटेगोरस मानता था, क्योंकि वो इंद्रियों को ही तो मान रहे थे। कल यही तो समस्या हमने उठाई थी, इसलिए तो इंडिविजुअल ओपिनियन हो जाते थे। वही तो आलोचना करता है प्लेटो कि भाई तुम ओपिनियन में उलझे हुए हो, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान को मान ही नहीं रहा। तभी तो उसने इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, एम्पिरिकल जो है, उसको क्रिटिसाइज किया है। और जो इमैनुअल कांट है वो अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में प्लेटो के इस मत को, प्लेटो की इस धारणाओं को कि प्लेटो बाह्य जगत के ज्ञान को भ्रमात्मक मानता था, वो केवल रीजन पर डिपेंड करता था। प्लेटो का एक शब्द दिया है नूलोजिस्ट। नूलोजिस्ट, और नूलोजिस्ट उस व्यक्ति को कहा गया, जर्मन जर्मन भाषा का शब्द है। नूलोजिस्ट उसको कहा गया जो कि बुद्धिवादियों का अग्रदूत है। तो प्लेटो वाज द पायनियर ऑफ द ऑल रैशनलिस्ट। ठीक है। तो प्लेटो ने बुद्धि को ही प्रमुख स्थान पर रखा। प्लेटो के जस्ट अगेंस्ट, जस्ट ऑपोजिशन में अरिस्टोटल बुद्धि के बजाय एम्पिरिकल अनुभव को स्थान पर रखता है। तो वहां पे कांट अरिस्टोटल को अनुभववादियों का गुरु वो बताते हैं, पायनियर। ठीक। तो इन दोनों ने ही दो विचारधाराएं खड़ी की जो आगे देकार्ते और लोक से डेवलप होती। क्लियर। अब ज्ञान और मत, ये हम पढ़ के ही आ गए। टाइमेस में प्लेटो ने मत और ज्ञान के मध्य अंतर दिखाकर मत की आलोचना की। हम समझ ही चुके हैं इसको तो है। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। अब प्लेटो जो है आइडियलिज्म जो अपना देता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां से आइडिया को क्लियर करके चलूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम किताबें आइडियाज को क्लियर कर पाई हैं, बहुत कम टीचर्स सही से दिमाग में डाल पा रहे हैं कि प्लेटो आइडिया कह किसे रहा है। व्हाट इज आइडिया? लेट मी आस्क यू। मैं तुमसे पूछना चाहूं कि मुझे जस्ट एक एग्जाम्पल दो आइडिया का, तो वो क्या है? सोक्रेटिस ने लिखा कि समस्त ज्ञान प्रत्ययों का ज्ञान है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ऑल नॉलेज इज नॉलेज ऑफ आइडियाज। चलो, मैंने तुमसे एक एक वस्तु का जिक्र किया। सपोज मैंने कहा ऑरेंज। क्या मुझे तुम्हें कोई रियल ऑरेंज जो वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाना पड़ा? नहीं। तुम्हारे दिमाग में आ गया ऑरेंज। क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग में जो ऑरेंज है वो छोटा है या बड़ा? अगर इतना बड़ा भी है तो भी आ गया, और इतना सा है तो भी आ गया। फुल मीठा है तो भी आ गया, फुल खट्टा है तो भी आ गया। मतलब इसे जनरल वे में एक पिक्चर समझ गए, पिक्चर आ गई ना बुद्धि में, आ गई ना।
एक ऐसी पिक्चर आई जो एक साथ मीठी भी है, खट्टी भी है, बड़ी भी है, छोटी भी है, ताजा भी है, बासी भी है, सब सब तरह की आ गई ना। लेकिन क्या इस तरह का कोई ऑरेंज वर्ल्ड में अवेलेबल है? जो हमारी बुद्धि में ऑरेंज आया उस तरह का ऑरेंज वर्ल्ड में तो नहीं है। तो वो आया कहां से? लेकिन अगर अलग अलग अनुभवों का सार अगर तुम्हारा वो है, और सपोज तुमने 2 बार 3 बार ऑरेंज देखा, उसके बाद चाहे तुम कभी भी ऑरेंज देखते हो पहचान लेते हो, लेकिन क्या 2 या 3 ऑरेंज में सारा अनुभव आ गया? और उसके बाद अगर तुमने इस साइज का ऑरेंज देखा, सडनली तुम्हारे सामने लाइफ में कभी इस साइज का ऑरेंज भी आ गया, तो भी तुम पहचान लोगे ऑरेंज? वो तो कभी देखा ही नहीं था, कैसे पहचाना? मतलब ये मेन समस्या क्या है? ये मेन समस्या ये है कि वो जो ऑरेंज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में विद इन टाइम और स्पेस बंधा हुआ है। बिकॉज वो विद इन टाइम और स्पेस बंधा हुआ है, अगर तुम कहते हो कि उससे मुझे ऑरेंज मिला है, या ऑरेंज का ज्ञान या ऑरेंज का आइडिया उससे डेवलप हुआ है, तो जो ऑरेंज का आइडिया डेवलप हुआ है वो बस 2 दिन का मेहमान है, 2 दिन में गल सड़ के खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग का जो ऑरेंज है वो कभी खत्म होगा? और क्या ये संभावना है कि वो सेम ऑरेंज का छवि जो है वो सभी के दिमाग में है? क्यों नहीं है? और वरना सामने वाला ऑरेंज किसे समझेगा? अगर हम देख के ऑरेंज पता करेंगे, देखने से ऑरेंज को, जिसने छोटा ऑरेंज देखा उसके दिमाग में केवल छोटे ऑरेंज का आइडिया बनता, बड़े को पहचानने के लिए उसे दोबारा से बताना पड़ता ये ऑरेंज है। और जिसने बड़ा देखा उसके दिमाग में केवल बड़े का बड़ा ऑरेंज बनता, छोटा बताने के लिए उसे फिर से बताना पड़ता कि छोटा ऑरेंज है। सेम होता है, सबके दिमाग में एक तरह से प्रक्रिया चलती है। तो अगर वो ज्ञान एक्सटर्नल वर्ल्ड से आ रहा है तो पर्टिकुलर आता ना, वो सार्वभौमिक कैसे आ गए? मैं वहां नहीं लेके मैं मतलब अभी जो समझाना चाह रहा था वो नहीं समझा रहा, अभी फिलहाल मैं प्रत्येक क्लियर करवाना चाह रहा हूं। ना अतीन्द्रिय भी हैं, देश काल से परे भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो जगत में नहीं पाए जाते। प्लेटो यही तो कहता है कि सभी की बुद्धि में जो ऑरेंज है वो एक जैसा है, वो हमेशा के लिए है। लेकिन रियल वर्ल्ड का जो ऑरेंज है वो तो खत्म होता है, वो पैदा होता है, मरता है। आइडिया समझने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। आइडिया किसे कह रहा है? अभी तो मैं आइडिया पे नहीं आया हूं, अभी तो मैं उस छवि पे आया हूं जिसे मिसअंडरस्टूड किया गया है प्लेटो को लेकर। अभी तो मैंने वहीं तक समझाया है। अभी तो आइडिया मैं एक्सप्लेन करूंगा आइडिया किसे कहा है प्लेटो ने। डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में सभी फिलोसोफर ने, ईच एंड एवरीवन ने यही सोचा कि एक छवि बनती है। ध्यान रखना, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये मैं प्लेटो का प्लेटो के जो फिलोसफी है वो सामने रख रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेटो ने तो ये कहा था, लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया। मैं यही कह रहा हूं कि प्लेटो ने ये कहा था, लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया। मेरा नहीं कहना है ये, मेरी फिलोसफी अलग है। बट जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो मैं प्लेटो ही हो जाना चाह रहा हूं, ठीक है? तो प्लेटो जो कहना चाह रहा है वो अलग है, वो मैं बाद में लाऊंगा। लेकिन इस वक्त तुम्हें इतना तो क्लियर है कि ऑरेंज डज नॉट मीन अ पर्टिकुलर ऑरेंज विच हैज अ particular kind of color, particular kind of taste, particular kind of form or shape, but a universal kind of orange which has not a particular kind of shape, color or form or taste. It includes all kinds of color, taste and forms and shapes. That orange ना, ये ही ऑरेंज की बात हो रही है। दैट इज नॉट ऑरेंज, दैट इज ऑरेंजनेस। प्लेटो ने क्या कहा अपने आइडिया को? उसने कभी भी एक शब्द नहीं दिया, उसने नहीं कहा ऑरेंज, उसने कहा ऑरेंजनेस, उसने कहा काउनेस। उसने ब्यूटीफुल थिंग्स के अंदर क्या चीज है? ब्यूटी, जो ग्रामर की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
जो किसी पर्टिकुलर नाउन से बन रही हैं, वो सब के सब वो हैं, वो छवियां हैं, जिसे वो नेस लगा के एक्सप्लेन करता है। ठीक है, काउनेस, लाइक कोई भी चीज उठा लो यार, ऑरेंजनेस, एप्पलनेस, वट एवर। तो दैट इज द आइडिया विच इज मोस्टली अंडरस्टूड, जो समझा जाता है आइडिया को। मतलब कि हमारे दिमाग में कोई काऊ की, हमारी बुद्धि में यानी हमारे रीजन में कोई पर्टिकुलर काऊ की काऊ नहीं होती है, बल्कि एक यूनिवर्सल काऊ होती है, जो काऊ नहीं होती, काउनेस होती है। इसलिए वो सारी जितनी भी तरह की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जितनी भी काऊ हो सकती है, सबकी सब काऊ का जो 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 एसेंस है वो उनके अंदर है। तो आइडियाज इसेंस है। अब दूसरी चीज समझना, जो प्लेटो को मिसअंडरस्टूड किया है। प्लेटो के आइडिया से लोग छवि समझते हैं, अ काइंड ऑफ पिक्चर। एक तस्वीर मेरे दिमाग में उभरती है जिसमें सारी उस कैटेगरी की सारी चीजें अपना क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो एक तस्वीर है, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। प्लेटो बात ही नहीं करता किसी छवि की। प्लेटो कहता ही नहीं है मैं छवि या इमेज की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम दूं, सपोज 3-4 लोग, दोस्त लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, और सडनली हम किसी समस्या पे डिस्कस कर रहे हैं, और सडनली एक दोस्त कहता आइडिया। तो वो क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली? तो वो क्या कहना चाह रहा है तुम्हारा दोस्त एक्चुअली, जो वो कह रहा है आइडिया? भूल जाओ उसे, वो काउनेस वगैरह जो हम लेके आए हैं। अब तुम इस बात पर आओ कि कोई प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई घरेलू समस्या है जो उसका समाधान हमें करना है, और 4 लोग बैठे हैं, और सडनली एक कहता है अरे आइडिया। तो उसका ये जो आइडिया शब्द है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या है? एक विधि। थोड़ा और नजदीक आओ, यानी कि उसने तो, अब वो जो कह रहा है आइडिया, तो उसके दिमाग में पिक्चर तो नहीं बनी, लेकिन पिक्चर बनी भी एक तरह से। लेकिन वो क्या बनी एक्चुअली? तो प्लेटो का आइडिया क्या होना चाहिए? कोई छवि तो नहीं होना चाहिए, कोई पिक्चर या इमेज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइडिया शब्द वहां पे यूज ही क्यों हो रहा है? अगर प्लेटो ने उसे छवि या पिक्चर बोला होता तो वो उसे इमेज बोलता, पिक्चर बोलता। वो आइडिया क्यों बोल रहा है? आइडिया डज नॉट मीन अ पिक्चर, और धुंधली पिक्चर या कैसे भी। आइडिया पिक्चर नहीं है, आइडिया बाकायदा वो एक योजना को बोल रहा है। जब भी तुम्हारा दो, जब 4 लोग बैठ गए ना, एक कहता आइडिया, तो उसके दिमाग में कोई योजना आई है, कोई पिक्चर नहीं आई, और उस योजना में बहुत सी चीजें हैं। तो योजना जब बोला गया है तो वो एक डिवाइस है। कहने का मेरा मतलब कुल समझना कि जब मैंने कहा चेयरनेस का आइडिया, तो वहां पे कोई पिक्चर नहीं चेयर की, बल्कि चेयर की एक योजना, जिसके 4 पैर भी हो सकते हैं, 3 पैर भी हो सकते हैं, जिसका एक बैठने की जगह और पीछे कमर लगाने की, जो 90 डिग्री भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। तो चेयरनेस एक योजना का नाम है, किसी पिक्चर का नाम नहीं है, समझे? और क्योंकि वो योजना है, इसलिए उस योजना से जो भी चीज बनती है वो चेयर बनती है। इसलिए हर प्रकार की जो वस्तु है उसकी एक योजना का नाम आइडिया है। तो प्लेटो का आइडिया कोई पिक्चर नहीं है, एक ऐसी सार्वभौमिक डिवाइस है जो उस कैटेगरी की सभी प्रकार की वस्तुओं को, जो कि इस टेम्पोरल जगत में है, वो अपने साथ इंक्लूड कर, उसका रिप्रेजेंटेशन करती। तो समझे आइडिया प्लेटो ने कहा किसे है? अभी इसको और पढ़ोगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। सेल्फ स्टडीज। सो आइडिया डज नॉट मीन एन इमेज, whether it is particular or it is यूनिवर्सल। बर्कली यही तो मिस्टेक करता है जब लोग को वो एक्सप्लेन इंटरप्रेट कर रहा होता है। एक ऐसा प्रत्यय, एब्स्ट्रैक्ट प्रत्यय कैसे हो सकता है जिसके अंदर छोटा और बड़ा दोनों तरह की चीजें शामिल हो जाए? वो
तस्वीर समझ के बैठ गए, जबकि आइडिया का मतलब नॉट ए पिक्चर। हालांकि बहुत से फिलोसोफर्स ने आइडिया को एक छवि या पिक्चर की तरह से देखा है, मिसअंडरस्टूड किया है। प्लेटो के अनुसार आइडिया की परफेक्ट डेफिनेशन ये है कि एक ही प्रकार की सभी टेम्पोरल जगत की वस्तुओं का रिप्रेजेंटेशन एक अमूर्त वो करता है, क्या बोलते हैं, योजना करते हैं, दैट इज आइडिया। ठीक, प्रत्यय मीन्स टू से एक ही कैटेगरी की सभी वस्तुओं का रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सल फॉर्म, दैट इज आइडिया। ठीक, तो आइडिया प्लेटो का ये है, दैट इज वाई जो आइडिया है वो किसी और दुनिया में, क्योंकि वही रियल है, वो बदलता नहीं है, वो टेम्पोरल नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। अब प्लेटो क्या कह रहा है? प्रत्यय सिद्धांत देखो, सुकरात ने प्रत्ययों का उद्गम बुद्धि में माना, परंतु प्लेटो ने इन्हें शास्त्रत और सत्य माना, शाश्वत और सत्य भी माना है। बुद्धि में ही जन्म लेंगे, क्योंकि वो टेम्पोरल तो है नहीं भौतिक जगत की तरह। ठीक, दूसरा, सुकरात के प्रत्यय मानसिक है, जबकि प्लेटो इन्हें अतीन्द्रिय और वास्तविक मानता है। कल भी मैंने बताया था ये कि सुकरात जो है उसका जो प्रत्यय है वो कंसेप्चुअलिज्म तक रहता है, कहीं ना कहीं उससे परे नहीं मान रहा है। लेकिन प्लेटो के आइडियाज आर रियल, ठीक है, बट दे आर नॉट पिक्चर्स। प्लेटो ने प्रत्ययों को क्रमबद्ध तरीके से शुभ को करके शुभ का सबसे ऊपर रखा और उसे ही ईश्वर कहा। प्लेटो एक त्रिकोण बनाता है जिसमें वो आइडियाज की हायरार्की, एक ऑर्डर स्टैब्लिश करता है, जिसमें वो सबसे नीचे सबसे तुच्छ चीजों के आइडियाज रखता है, लाइक कीचड़, गंदगी, ये जो बिल्कुल निकृष्ट चीजें हैं, और फिर वो इनमें एक ऑर्डर देता चला जाता है। लाइक उसने कहा भौतिक द्रव्यों के आइडियाज एक जगह पे आ गए, और फिर आ गया कि भौतिक द्रव्यों में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, वो सारी चीजों के नेस लगा के उसने आइडियाज बना दिए। ठीक है, फिर वो कह सकता है कि आइडिया ऑफ पैरट्स, आइडिया ऑफ स्पैरो, आइडिया ऑफ पीकॉक, देन आइडिया ऑफ बर्ड्स। फिर एक साइड वो कह रहा है कि आइडिया ऑफ लॉयन, आइडिया ऑफ बफेलो, आइडिया ऑफ काउ, आइडिया ऑफ गोट, फिर आइडिया ऑफ एनिमल, फिर आइडिया ऑफ बॉय, आइडिया ऑफ गर्ल, आइडिया ऑफ मैन, वुमेन, ठीक है, फिर आइडिया ऑफ ह्यूमन, और फिर इन तीनों का एक संगठित आइडिया ऑफ लिविंग बीइंग, जिसमें पेड़ों को भी वो शामिल कर ले। इस तरह से वो जो हायरार्की एक ऑर्डर बनाता है, उसमें सबसे टॉप पे जिस आइडिया को रखता है वो है आइडिया ऑफ गुड, प्राइम गुड, और उसे ही वो गॉड कहता है, उसे ईश्वर कहता है। तो यानी कि आइडियाज एब्सोल्यूट हैं, बट उनके अंदर परम जगत में भी एक हायरार्की, एक ऑर्डर है, जिसको एक शुभ का आइडिया वो जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा है। सुकरात के अनुसार इंद्रिय जगत परम सत्य का अंश या प्रतिबिंब है, जबकि प्लेटो के अनुसार इंद्रिय जगत सत्य की अभिव्यक्ति है। ये शब्द याद रखना, कोई कहते हैं प्रतिलिपि है, कोई कहते हैं उसकी छाया है, कोई कहते हैं उसकी धुंधली में। प्लेटो के अनुसार जो इंद्रिय जगत है वो जो है अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण है, आइडियाज का एक्सप्रेशन है, जिसके थ्रू आइडियाज अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जबकि सुकरात के अनुसार इंद्रिय जगत परम सत्य का अंश या प्रतिबिंब है। सोक्रेटिस उसे क्या मानता है? एक जैसे दर्पण में हम तो अपनी छाया देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो वो तो टोटली नकली हो गया ना अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। तो लेकिन प्लेटो में टोटली, जो कि प्लेटो को भी इल्जाम लगाया जाता है कि प्लेटो जगत को नकली मानता है। प्लेटो टोटली नकली नहीं मान रहा, वो बस अभिव्यक्ति मान रहा है उसे, वो अपने आप को आइडिया इस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्लेटो वस्तुगत जगत को आकाश कुसुम की तरह असत नहीं मानते हैं। पूर्ण असत का कल्पना व्यर्थ है। प्लेटो भांति तरह का मिथ्या कहने को, प्लेटो भ्रांति तक को मिथ्या कहने को तैयार नहीं है। तो प्लेटो के वर्ल्ड में शंकराचार्य की तरह ये जगत जो है पूरी तरह से माया नहीं है। हालांकि शंकराचार्य में भी जगत पूरी तरह से वो इल्यूजन नहीं है,
उसमें भी उसको भी समझने की जरूरत होती है। तो प्लेटो की ये है। तो प्लेटो वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद को मानते हैं, अतः प्लेटो का विज्ञान अथवा प्रत्ययवाद यथार्थवाद पर आधारित है। प्लेटो वाज अ रियलिस्ट, वो कह रहे हैं। प्लेटो का जो आइडियलिज्म है वो रियलिज्म पर बेस्ड है। लेकिन ये फिलोसफी में एग्जाम में प्लेटो आइडियलिस्ट ही है। और कौन सा आइडियलिस्ट है? अच्छा, आइडियलिज्म कितने प्रकार का है वैसे फिलोसफी में फेमस? किसी भी इज्म का मतलब है वहां पे परम सत्ता जिसे माना गया है, उसके आगे सब छोटे। तो अगर आइडियाज परम सत्ता मानी गई है, दूसरी चीज रियल मानी ही नहीं गई है, तो आइडियलिज्म है। और आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स के ये नाम बिल्कुल नहीं, इसको अच्छे तरह से ध्यान रख लेना। 3 प्रकार का आइडियलिज्म फेमस है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, व्यक्तिनिष्ठ प्रत्ययवाद। ठीक है। और 3 या 4 ही आइडियलिस्ट फिलोसोफर हुए हैं। प्लेटो कहलाता है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद। प्रत्ययों की अपनी सत्ता है, बहुत सारे प्रत्ययों की, वो वस्तुनिष्ठ है। बर्कले कहलाता है सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट, प्रत्ययों की ही सत्ता है लेकिन वो मेरे मन के अंदर है, सब्जेक्ट के अंदर है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। और हेगल कहलाता है एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट, सत्ता केवल और केवल प्रत्ययों की है, वो बिल्कुल निरपेक्ष है किसी भी चीज से, और एक है वो, दैट इज एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। ब्रैडले इज आल्सो एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट। इसके अलावा आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स नहीं है। वो तो मैं बता के गया था ना आज, अभी क्लास के स्टार्ट में, को शंकराचार्य मान सकते हो आप उसे, वो आइडियलिस्ट है। क्लियर है आइडियलिज्म? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट, कौन सा फिलोसोफर किससे अटैच है और किसकी क्या थ्योरी है। तो प्लेटो वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद को मानते हैं। अब अतः प्लेटो को विज्ञानवाद अथवा प्रत्ययवाद यथार्थवाद पर आधारित है, लेकिन श्रेष्ठ आइडिया ही है। प्लेटो ने यथार्थ और वस्तुनिष्ठ तथा मनस से स्वतंत्र होने के कारण प्रत्ययों का विज्ञान कहा। विज्ञान मतलब आइडियाज आर साइंस, विज्ञान का मतलब वो नियम है, वो योजना है। मैंने वहीं पे ले आया आइडिया, प्लेटो का आइडिया की डेफिनेशन, वो कोई वस्तु, वो छायाएं नहीं है, प्रतियां नहीं है, वो पिक्चर्स या इमेज नहीं है, वो योजनाएं हैं। तो प्लेटो वहीं पे ला रहा है, उन्हें विज्ञान कहता है, यूनिवर्सल्स कहता है। नहीं, मानसिक का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे शब्द की मिस्टेक है। मानसिक का मतलब वो रैशनल है, बुद्धि को मन बोला गया है ना वेस्टर्न फिलोसफी में, माइंड, आत्मा को भी माइंड ही बोला गया है रैशनल फिलोसफी में। माइंड का मतलब आइडिया जो है, जैसे देकार्ते के इन्नेट आइडियाज है, वहीं से तो देकार्ते की फिलोसफी जन्म लेते, कल भी तो बात की थी हमने। तो सुकरात के तो मन में ही रह गए ना, कंसेप्ट की तरह से मन में रह गए, वो दुनिया मन से दूर कहीं नहीं गए किसी और जगत में, इसलिए सुकरात के मानसिक है। मन में रहना वास्तविक, मान लो वास्तविक, वो मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन अगर मन से परे सत्ता होती तो वो वास्तविक होते, रियल में तो शाश्वत होते और सत्य मानते। लेकिन यहाँ पे सोक्रेटिस के, प्लेटो का, सोक्रेटिस के आइडियाज का नेचर क्लियर नहीं है, प्रकृति क्लियर नहीं है, स्वरूप क्लियर नहीं है। भाई मन में तो है, लेकिन वो क्या अमूर्त है या मूर्त है, क्या है वो वहां पे क्लियर नहीं है। लेकिन प्लेटो उसको रियल वर्ल्ड, उसका एक अपना जगत बना के रख देता है। वो मन के अंदर गुलाम नहीं है, मन के, वो अपने आप में वस्तुगत है, मतलब वो भी रियल वस्तुओं की तरह से है, उनका नेचर अलग है। जबकि सोक्रेटिस के केवल मन में ही रह गए, तो छवियां भी हो सकती।
तो प्लेटो ज्ञान के दो साधन मानते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष और बुद्धि। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें तो पढ़ी। पार्मेनाइडीज के समय से ग्रीक दर्शन को इंद्रिय जगत और विज्ञान जगत, इन दोनों का भेद रूपी जो भूत सता रहा था, उसे प्लेटो ने भगा दिया। बर्नेट एक इतिहासकार है, ये बात बोलते हैं प्लेटो के बारे में। किसके समय से? पार्मेनाइडीज के समय से। क्योंकि पार्मेनाइडीज ने कहा दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल। रियल क्या? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम केवल भ्रम में हैं। एग्जिस्ट केवल वही करता है जो प्रत्यय वर्ल्ड है, आइडियलिस्ट है, प्रत्ययों का जो शुद्ध विज्ञान है। तो भाई इस जगत का हम क्या करें जो हमारे सामने है, भाई इसका क्या करें? आप पार्मेनाइडीज इसका इतना ही उत्तर देते हैं, भ्रम है, ये भ्रम है क्योंकि ये समय काल में बंधे हुए हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, इनको ये क्वांटिटी में है, ये डाइवर्सिटी में है, तो इनको हम एक्सप्लोर नहीं कर, इनको हम किसी भी तरह से नहीं समझ सकते। और अगर नहीं समझ सकते तो डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको मानने में कंट्राडिक्टरीज आ रही हैं, और सत्य में कंट्राडिक्टरीज नहीं हो सकती। सत्य के साथ असत्य का मिक्सचर नहीं हो सकता। सत्य शुद्ध है, और शुद्ध है तो इसका मतलब ये मटेरियल जगत उसमें नहीं, तो ये है ही नहीं। वो पार्मेनाइडीज का मत हो गए। अब दूसरा क्या है? कहां गए वो? पार्मेनाइडीज के समय से दर्शन, हाँ, दूसरा हमारा इंद्रिय जगत है। अब हम इसका क्या करें? इन दोनों की जो खाई बनी हुई थी उसको प्लेटो ने पाट दिया। बर्नेट ये बात बोलते हैं, क्योंकि उसने इस जगत की सत्ता भी बता दी किस तरह से, और उस जगत की सत्ता भी बता दी किस तरह से। प्लेटो ने गणित और दर्शन के प्रत्ययों को, यहां पे फिर आ गया वो प्लेटो ने गणित और दर्शन के प्रत्ययों को मान्यता दी है। भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र तथा अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के प्रत्ययों में संदेह किया है, और साधारण वस्तुओं के प्रत्ययों को मान्यता दी है। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं किन प्रत्ययों पर संदेह किया है। नैतिक प्रत्यय कौन कौन से हैं? न्याय, शुभत्व, सुंदरता, स्वच्छता, सदाचार। वो प्रत्ययों की थ्योरी जो अपनी चली आ रही है, तो कौन कौन से आइडियाज कौन क्योंकि प्राणी शास्त्र और जो प्राकृतिक विज्ञान है और जो अपना भौतिक शास्त्र है, इनमें नियम है, इनमें मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा प्रधानता है मैकेनिज्म की, ठीक है। दूसरा बात, इन्होंने गणित गणित को इसमें रखा है क्या? तो वो उन्हें निकृष्ट श्रेणी में रख रहा है, मना नहीं कर रहा है, निकृष्ट श्रेणी में रख रहा है, इसलिए उनपे वो संदेह करता है, क्योंकि वो टेम्पोरल है। इस चीज को समझना, व्हाट इज टेम्पोरल एंड व्हाट इज बिटवीन द टेम्पोरल एंड अनलिमिटेड, वो क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट, अल्टीमेट द टेम्पोरल, और उसके बीच में क्या है। तो बीच वाला और ऊपर वाला तो उसने रख लिया, और जो टोटली टेम्पोरल है उसको उसने साइड किया। साइड क्या किया उसने? उसको निकृष्ट श्रेणी का बताया, जैसे कि पार्मेनाइडीज वाले उसमें एग्जाम्पल में आता है। तो नैतिक प्रत्यय कई तरह के प्रत्यय बताता है। जैसे नैतिक प्रत्यय है, वो कहता है न्याय, शुभत्व, सुंदरता, स्वच्छता, सदाचार, ये नैतिक प्रत्यय है। प्राकृतिक अनैतिक प्रत्यय अन्याय, अशुभ, कुरूपता, दुराचार, मलिनता। प्राकृतिक वस्तुओं के प्रत्यय है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, नदी, जंगल, पर्वत, मनुष्य, वृक्ष, ये सब प्राकृतिक हैं, जिन्हें वो निर्जीव माने बैठा। कृत्रिम वस्तुओं के प्रत्यय मेज, कुर्सी, कलम, क्योंकि ये हमारे द्वारा जनरेट की गई है, नेचर में मिली नहीं है, हमें प्रोड्यूस की गई है, हमारा क्रिएट की गई है। गुणों के प्रत्यय जैसे सफेदी, भारीपन, मीठापन। विज्ञानवाद प्रत्ययवाद की स्थापना के लिए तर्क। अब वो प्रत्ययवाद की स्थापना के लिए प्लेटो 5 आर्गुमेंट देता है। ये 5 आर्गुमेंट है: विज्ञान मूलक तर्क, अभेद मूलक तर्क, अभाव मूलक तर्क, संबंध मूलक तर्क, और तृतीय मनुष्य मूलक तर्क। विज्ञान मूलक तर्क, द आर्गुमेंट ऑफ द साइंसेज, ये क्या कह रहा है? ज्ञान और विज्ञान का अस्तित्व है, अतः उनका कोई विषय अवश्य होना चाहिए। अब इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता भाई, जो अपने नॉलेज है, विजडम है, जो साइंसेज है, उनका एग्जिस्टेंस है। तो भाई अगर सपोज मैंने कहा ट्राइंगल, ए थ्री साइडेड शेप, जस्ट अ शेप, क्या रियल वर्ल्ड में ट्राइंगल है?
ट्रायंगल एज सच कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अब इसको ध्यान से देखो, अब मैंने एक प्रत्यय रख दिया ट्रायंगल का, अब उसके नीचे जगत में वस्तुएं हैं जो ट्रायंगल की शेप में तो हैं, बट दे आर नॉट ट्रायंगल एज सच। तो फिर ये आया कहां से? प्लेटो कह रहा है कि ये आया कहां से? रियल वर्ल्ड में तो है नहीं, इसका मतलब इसका एग्जिस्टेंस कहीं तो होना चाहिए। तो वो ये विज्ञान मूलक तर्क देता है कि अगर इनके विज्ञान अवेलेबल है तो इनका वस्तुनिष्ठ अस्तित्व यानी सत्तागत अस्तित्व या वस्तुगत अस्तित्व होना ही चाहिए, वरना इसके होने का कोई कारण नहीं है, कोई आधार नहीं है। इसका कोई विषय स्वनिश्चय भौतिक जगत में अनित्यता है, अर्थात संसार की सभी वस्तु अनित्य है क्योंकि ये विशेष है, तो विशेष वस्तु इनका विषय नहीं हो सकती। इन विज्ञानों का विषय तो नित्य तथा अपरिणामी होना चाहिए। इस प्रकार इनके विषय नित्य अपरिणामी विज्ञान है। इन विज्ञानों की नित्यता स्वतः सिद्ध है। यही यदि इनकी नित्यता का हम स्वतः सिद्ध न माने तो किसी भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान की नित्यता भौतिक विज्ञान जगत से ज्ञान की देन है। परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि इंद्र जगत का ज्ञान बिल्कुल अनावश्यक है। प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि इंद्रिय अनुभव के बिना विज्ञान का स्मरण नहीं हो सकता। जैसा देखा वो अपने शंकराचार्य कहते हैं कि भाई ठीक है, ये व्यवहारिक जो जगत है ये माया से उत्पन्न है, बट उस परमार्थिक जगत को जानने के लिए इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो जब तक हम उसको जानते हैं तब तक इसका अस्तित्व है। वही प्लेटो कह रहा है कि उस परम सत्य को जानने के लिए इसी जगत से गुजरना पड़ेगा, हम इसी में हैं, तो इसका अस्तित्व वहां तक है। ठीक है, बट विज्ञानों के लिए रियल वस्तुगत विज्ञान अलग है जो हमारी बुद्धि में छवियां हैं। क्लियर। दूसरा है अभेद मूलक तर्क, द आर्गुमेंट ऑफ द वन एंड मैनी। संसार में अनेक मनुष्य और संसार में अनेक पशु हैं, परंतु संसार का कोई विशेष मनुष्य या पशु सामान्य मनुष्य या पशु नहीं हो सकता। इस प्रकार सामान्य विशेषों से भिन्न है, जाति व्यक्ति से पृथक है। इंद्र जगत की सभी वस्तुएं विशेष है, अतः इनमें से इनसे परे परमार्थिक जगत का सत्ता अवश्य है जहां सामान्य रहते हैं। जगत के सभी विशेषों या व्यक्तियों की सत्ता सामान्यों के कारण है। सजातियों में एकता तथा विजातीय वस्तुओं में भेद का कारण विज्ञान माने गए हैं। क्योंकि भाई जो वस्तुओं में विभेद है वो सारी वस्तुएं आपस में उन दोनों की जातियां अलग अलग हैं। लैपटॉप में और मोबाइल में डिफरेंस है, लैपटॉप और मोबाइल की जातियां अलग अलग है, लेकिन लैपटॉप सारे के सारे एक लैपटॉपनेस नामक जाति में इंक्लूडेड है। तो ये जो, लेकिन सजातीय में जो भेद नहीं है वो सजातीय तो बहुत ज्यादा है, लैपटॉप तो ढेर सारे हैं, लेकिन वो एक लैपटॉप जो लैपटॉपनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनमें से तो कोई नहीं है ना, तो वो कहीं और है। तीसरा है अभाव मूलक तर्क, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द थिंग दैट आर नो मोर। तो बहुत सिंपल सा है कि सामने से शब्दों से पता लग रहा है कि भाई चीजें हैं, चीजें उत्पन्न हुई खत्म हो गई। सपोज इस जगत में कोई ऐसा जीव है हमारा, कोई प्राणी है, कोई प्रजाति है जो कि विलुप्त हो गई, हमारे आंखों के सामने विलुप्त हो गई, लेकिन उसका आइडिया तो विलुप्त नहीं हुआ, वो तो अवेलेबल है। इसका मतलब आइडिया इज नॉट मॉर्टल, आइडिया इज नॉट टेम्पोरल, तो वो एग्जिस्ट रख रहा है। ये कह रहा है कि सामान्य विशेषों का सार होते हुए भी विशेषों से भिन्न है, इसेंस है यूनिवर्सल्स। आइडियाज इसेंस है वस्तुओं का, विशेषों का। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर वस्तु को विशेष कहा गया, उनको जनरल को सामान्य बोल दिया गया। जब हम सामान्य का चिंतन करते हैं तो इनका विषय मनुष्य जाति सामान्य ही है, इस पर विशेष मनुष्य के अभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य जाति के विषय में चिंतन कर सकते हैं। हम जब मनुष्य पर चिंतन कर रहे हैं, किसी आदमी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर आदमी की चर्चा नहीं कर रहे, हम मनुष्य जाति की चर्चा कर रहे हैं। अब उस आदमी का एग्जिस्ट हो या ना हो, हमने एक ऐसा आदमी बनाया लाइक बर्ट्रैंड रसेल जैसे कहता है कि फ्रांस का वर्तमान राजा गंजा है। अब फ्रांस का वर्तमान राजा जो गंजा है, फ्रांस का तो वर्तमान में तो फ्रांस में कोई मोनार्की नहीं है, राजा ही नहीं है। तो इसका मतलब हम जो कल्पना कर रहे हैं, जो हमने इमेजिनेशन किया है, जिस राजा की हमने कल्पना की है, वो हम एक सामान्य मनुष्य का आइडिया लेके कर रहे हैं जो गंजा है।
तो हम उसके बारे में विचार तो कर ही सकते हैं, और अगर उसके न होने से वो खत्म हो जाता तो हम उसके बारे में विचार भी नहीं कर पाते। उसके अभाव से आइडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन इट एग्जिस्ट। संबंध मूलक तर्क, द आर्गुमेंट ऑफ द रिलेशन। विज्ञान विश्व के नित्य सांचे हैं, विश्व के मूल बिंब हैं तथा विश्व के सभी पदार्थ इनके प्रतिनिधित्व माने गए हैं। विश्व के सभी पदार्थ बिल्कुल इनके समान नहीं, परंतु वे विज्ञानों का ही अनुकरण करते हैं क्योंकि विज्ञान पूर्ण आदर्श है। हाँ रुको, दो सांसारिक वस्तुओं को हम एक ही नाम से सूचित कर सकते हैं यदि उनके समरूपता हो या समानता हो। संचार के नित्य सांचे विज्ञान सांसारिक वस्तुओं के समान भी हैं तथा असमान भी हैं। वो विज्ञानों को श्रेष्ठ मान रहा है, वस्तुएं उसके समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रहा है संबंध मूलक तर्क, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द रिलेशन। लेकिन इन सब आपस में रिलेशन कैसे एक्सप्लोर होगा भाई? जगत की प्रत्येक पर्टिकुलर वस्तु दूसरी से तो भिन्न है ना।